साथियों, हेलो। भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है आज से शुरू हुआ है। और दो सत्रों के जो दो विषय हैं उसमें बीएचयू के जो ज्ञानेश्वर चौबे हैं उन्होंने संताल, मुंडा, गोंड, भील एवं अन्य आदिवासी जनजातियों को विदेशी कहना और ब्राह्मणों को भारत का मूल्यवासी कहना एक विषय रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो एक कानून खास तौर पर बनाया है उसका आपस में लड़ाई झगड़ा करने के लिए इस्तेमाल करना, लोकतंत्र के जो चारों पिलर्स है उन पर कब्जा करना, व्यापक षड्यंत्र, ऐसे तीन विषय दोपहर के सत्र में रखे गए हैं। और जो शाम का सत्र है उसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ओबीसी के ज़्यादा संख्या में मंत्री बनाना मगर अधिकार न देना, ओबीसी के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी है, एक पर्दाफाश। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना लेकिन हिंदू के नाम पर मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करना, यह ओबीसी के सत्यानाश का मूल कारण है। तीसरा है नामधारी नेतृत्व पर। नामधारी नेतृत्व यह जाति प्रतिनिधित्व का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि नामधारी नेतृत्व यह ब्राह्मणी ब्यूरोक्रेसी के हाथ का खिलौना बनेगा। एक गंभीर विश्लेषण। ऐसे विषय चर्चा में रखे गए हैं। तो इस संदर्भ में बहुत सी बातें हमारे लोगों के द्वारा आप लोगों के पास आई है। तो इस संदर्भ में जो पहला सत्र है 3 बजे का और दूसरा है इस संदर्भ में कंक्लूडिंग कुछ बातें आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। हेलो, नंतर मी सांग। साथियों, एक तो जो शासक वर्ग है भारत का वो शासक वर्ग जो ब्राह्मण है उसने जिसको डीएनए के आधार पर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि वो विदेशी है, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि वो डीएनए के द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है विदेशी है, इसलिए इस समस्या का उसके पास कोई तर्कसंगत जवाब नहीं है। ब्राह्मणों ने 2-2,500 साल तक हम लोगों की दिमागी जमीन को अनकल्टिवेट साजिश करके उसको अनकल्टिवेट होने दिया।
दिमाग को कल्टीवेट करना पड़ता है, दिमाग की मशागत करनी पड़ती है। जब ज़मीन में बीज बोना पड़ता है, उसके पहले उस ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, फिर उसके बाद बीज बोलना पड़ता है, तब जाकर के फसल आती है। अब कोई आदमी तर्क करना चाहता है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो तर्क ही नहीं कर सकता। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, इस तरीके का रास्ता अपनाया कि जो अपने अपोनेंट्स है, जो विरोधी है, उनको पढ़ने लिखने के अधिकार से ही वंचित कर दिया। इसको समझने के लिए एक मैं उदाहरण देता हूं कि ब्राह्मण अकेला ही दौड़ लगा रहा है, ब्राह्मण अकेला ही दौड़ लगा रहा है, और दौड़ लगाने के बाद वो घोषित करता है मैं पहले नंबर पर आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? अकेला ही दौड़ रहा है, उसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है, 2 3 4 5 कोई भी नहीं है, अकेला ही दौड़ लगा रहा है। अब अकेला ही जब दौड़ लगाएगा तो उसी का नंबर आएगा। दूसरा आदमी दौड़ लगाने के लिए ही रखा। और जब दूसरा आदमी दौड़ लगाने के लिए मैदान में कब आया? जब अंग्रेज आया। अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय खोला, मद्रास विश्वविद्यालय खोला, बॉम्बे विश्वविद्यालय खोला। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हम तो यहाँ के लोगों को थम्स अप बनाए रखना चाहते हैं, और अंग्रेज है कि इनको विश्व का ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय खोले, यानी विश्व का ज्ञान देना चाहते हैं। अब अगर मान लो कोई SC ST OBC का आदमी यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया तो वो तो विश्व का ज्ञान उसको हो जाएगा, उसके पास कंपैरेटिव स्टडी आएगी, उसके पास इतिहास की जानकारी आ जाएगी, उसके पास बहुत सारी जानकारी आ जाएगी, उसके पास तुलना करने का सामर्थ्य पैदा होगा। और जब वो ऐसा करेगा तो ब्राह्मण उसका क्या जवाब देगा? ब्राह्मण उसका क्या जवाब देगा? तो कल मैंने आपको एक ब्राह्मण का, जो हम कह रहे हैं, उसका जवाब दिया। ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया? अंकुश शर्मा, आप चाहे कितनी ही बकवास करो, ये है जवाब। क्या जवाब दिया? हम तर्क कर रहे हैं, हम तथ्य बक रहे हैं कि ईसा पूर्व 185 को ऐसा 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 फलाने फलाने आदमी के साथ आपके ब्राह्मण पुरखों ने ऐसा 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 किया है। तथ्य, हिस्ट्री बताया, फैक्ट बताया, नाम बताया। तो उसको वो क्या कह रहा है? आप चाहे जो भी बकवास करो। है इसमें कोई तर्क है? न इसमें तथ्य है, न इसमें तर्क है, न इसमें कोई दलील है। हम लोग गलत कह रहे हैं, ये साबित करने के बाद अगर कहता कि हाँ ये बकवास है, ये आधार है, ये तर्क है, ये तथ्य है, इसके आधार पर ये बकवास है। नहीं, ऐसा नहीं किया कुछ भी। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय का कार्यक्रम शुरू किया।
उसके बाद 1848 को ज्योतिराव फुले ने हमारे आधुनिक भारत का आंदोलन शुरू किया। ज्योतिराव फुले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जो सवाल ज्योतिराव फुले ने उठाए, एक आदमी, वो सारा ब्राह्मण जो है वो पढ़ा लिखा है, सारा सारा पढ़ रहा है, एक आदमी पढ़ा लिखा हो गया, उसका वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे, कोई जवाब नहीं दे पा रहे। फिर जवाब देने के बजाय हिंसा पर उतारू हो गए, उसको मारने के लिए आदमी भेजा। जो उन्होंने सम्राट बृहदत्त मौर्य के साथ किया, वही ज्योतिराव फुले के साथ करने के लिए गए। छत्रपति शाहू महाराज ने फिर संगठित शक्ति निर्माण करने की कोशिश की, उन्होंने सवाल उठाए। एक राजा होने के बावजूद भी प्रजा का नेतृत्व करने के लिए सामने आए और उन्होंने सवाल उठाए, उनके किसी सवाल का जवाब दे नहीं पाए, उसको मारने में वो कामयाब हो गए। छत्रपति शाहू महाराज की हत्या हुई है, ये अंग्रेज़ों ने उस समय का अंग्रेज़ों ने लिखित रिपोर्ट बनाकर लंदन में भेजा है, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सवाल उठाए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, बल्कि हु वेयर द शूद्रा किताब लिखने के लिए आपकी हत्या कर देंगे ऐसी धमकी दी, और धमकी को बाबा साहब अम्बेडकर ने रिकॉर्ड करके रखा, किताब के प्रीफेस में ही लिखा, ये धमकी से डरने वाला नहीं हूं। मैं आपको परिस्थिति समझा रहा हूं कि ब्राह्मण जब वन वे पढ़ाई कर रहे थे तो अपोनेंट्स कोई था ही नहीं। अपोनेंट्स करने, विरोध करने के लिए क्या चाहिए था? लॉजिक चाहिए था, तर्क चाहिए था, तथ्य चाहिए था, दलील चाहिए थी। वो जब तक कोई दलील करने वाले लोग नहीं थे और नहीं हो, इसके लिए पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाई। तो हमारे बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हो गए, एक हाथ दो आदमी हो गए, तो उन्होंने जो सवाल खड़े किए उसका जवाब नहीं दे पाए। एक एक आदमी का कोई जवाब नहीं दे पाए। जवाब देने के बजाय जो अंकुश शर्मा है वो क्या कह रहा है? आप चाहे कितनी ही बकवास करो, हम लॉजिक बता रहे, तथ्य बता रहे, फैक्ट बता रहे, उसको वो गलत है ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर रहा है। अब देखो संकट कैसे खड़ा हो गया ब्राह्मणों के सामने। अब वो हम जो मुद्दे खड़े कर रहे हैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता है। वो इस बात को मान चुके हैं कि चर्चा में हम हार जाएंगे, पहले ही चर्चा ही नहीं करना चाहते। ये चर्चा में हम लोग चर्चा में ही नहीं आना चाहते। ये अंकुश शर्मा ने कहा। और अभी पंडित गिरधारीलाल त्रिवेदी, उन्होंने लिखा, अबे अक्ल के अंधे, जब तू कहता है कि ये चुराया वो चुराया, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मान लिया कि सब चुराया और नकल की, आखिर चोरी करने वाला 100% चुरा के असली बन गया, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? तब तो तुम लोगों को वैसा ही बन जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे घर से चुराया, इतिहास, भाषा, साहित्य, परंपरा। तो फिर आओ और स्वीकारो इनको, क्योंकि वो सब तुम्हारी ही है। आखिर मौलिकता का कोई अंश तुम जैसे भीमटों में नजर क्यों नहीं आता? पंडित गिरधारीलाल त्रिवेदी ने लिखा। या शर्मा के बजाय एक फॉल्स आर्गुमेंट करने की कोशिश की।
आर्ग्यूमेंट कर रहा है, मगर फॉल्स आर्ग्यूमेंट कर रहा है। एक पंडित जी, पंडित गिरधारी लाल त्रिवेदी, त्रिवेदी का मतलब होता है तीन वेदों में पारंगत। अब पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं, वेद, पंडित गिरधारी लाल त्रिवेदी ने वेद पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये हमें पता नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि ये तीन वेदों में पारंगत है भी या नहीं है, या नामधारी त्रिवेदी है। दूसरी बात, उन्होंने खुद ही पंडित लिखा। मैं ऐसा मानता हूं पंडित एक पदवी है, महाराष्ट्र में विद्वान को पंडित कहते हैं, मगर यहां पंडित जो शब्द लिखा हुआ है ये कोई तीसरा आदमी उनको पंडित नहीं कह रहा है, वो अपने से ही पंडित लिख रहा है। और क्या लिखा? ठीक है हमने चुरा लिया आपका, तो चुराया हुआ अब सब कुछ हमारा हो गया है। चुराया हुआ है, तुम्हारी बात मान लिया है, कह रहा है तुम्हारी बात मान लिया, चुराया है, सब कुछ चुराया है, ये तुम्हारा है, तुम्हारा ही हमने चुराया, तो अब तुम मान लो उसको। जब हमारे पास ओरिजिनल है तो साले नकल को स्वीकार करने की क्या जरूरत है? जब हमारा ओरिजिनल तुमने चुराया और अब हमको मालूम हो गया अब ओरिजिनल ये है, तो तुम्हारी नकल स्वीकार करने की क्या जरूरत है? एक बात। दूसरी बात क्या है कि वो जो नकल उन्होंने की उसको विकृत किया, उसका ब्राह्मणाइजेशन किया। बुनियादी कथा जो है दशरथ जातक की, दशरथ जातक के अंदर जो राम है वो बोधिसत्व राम है, और जो रामायण में राम है वो वर्ण व्यवस्था को मानने वाला राम है? बराबर है? दो बातें हैं। दशरथ जातक में जो राम है वो राम नहीं है केवल, वो बोधिसत्व राम है। ठीक से हमारे लोगों को भी पढ़ना चाहिए। हमारी भी समस्या क्या है कि जो हमारे भी बहुत सारे चीवरधारी जो बौद्ध भिक्षु है उनको भी पता नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। और कंपैरेटिव स्टडी जिसको बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर इसीलिए कहते थे कि हमारे लोगों को कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए, और वो यूनिवर्सिटी के लिए इधर उधर उन्होंने बहुत सारी जगह ली थी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, ये विरासत हमारी है। जब विरासत हमारी है तो नकल को मानने की, नकल को स्वीकार करने की जरूरत क्या है? नकल को क्यों स्वीकार करेंगे? एक फॉल्स आर्गुमेंट किया है पंडित गिरधारी लाल त्रिवेदी ने। वो टिकने वाली बात नहीं है। जो ब्राह्मणीकरण किया, और अभी जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण धर्म के नाम पर या ब्राह्मणत्व के नाम पर अपने धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, उसको हिंदुत्व के नाम पर कर रहे हैं। हिंदुत्व क्या है? ये ब्राह्मण धर्म थोपने का राजनीतिक अभियान है। ब्राह्मण धर्म थोपने का हिंदुत्व क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लो। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व SC ST OBC लोगों के ऊपर थोपने का राजनीतिक अभियान है। ये नई बात आप लोगों को बता रहा हूं, इस पर विचार करो। आप इसको सब्जेक्ट बनाकर इस पर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोला जा सकता है। ये हिंदुत्व क्या है? तो हिंदुत्व SC ST OBC के ऊपर थोपने का, ब्राह्मण धर्म थोपने का राजनीतिक अभियान है। तो ये बौद्धिक विमर्श है। हम तर्क कर रहे, तथ्य दे रहे, फैक्ट बता रहे हैं। इसका उनके पास जवाब नहीं है। तो एक नकल को स्वीकार करने की बात कर रहा है, एक बकवास कह रहा है, और BHU का ज्ञानेश्वर चौबे डाइवर्ट कर रहा है। डाइवर्ट क्यों कर रहा है? मूल विषय पर चर्चा करने से ब्राह्मण के फंसने का खतरा है। अगर हम चर्चा करें
ब्राह्मण से सोचता है, अगर चर्चा करे डीएनए के विषय पर चर्चा करे तो बोलेंगे चौबे जी आपको पैसा देते हैं, सर्टिफिकेट बना लो डीएनए का। क्या कर लेगा? साला इसको इनकार कैसे करे, ये वामन मिश्रा पैसा दे रहा है। अगर हमारी सरकार आ गई तो एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान शुरू कर देंगे कि एक नया पैसा नहीं लगेगा डीएनए टेस्ट को, पैसा ही नहीं लगेगा। सारे हॉस्पिटल इस काम पर लगा दिए जाएंगे। एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जाएगा कि डीएनए टेस्ट करवाओ, दो ही सर्टिफिकेट रहेंगे, एक डीएनए वाला एक नॉन डीएनए वाला, और दोनों जिनका डीएनए भारतीय है वो भी यही रह सकते हैं, जिनका डीएनए भारतीय नहीं वो भी यही रह सकते हैं। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का साधारण कार्यकर्ता चाहे कुछ भी कहता रहे कि इनको विदेश में भेज देना चाहिए, नहीं नहीं, ब्राह्मणों को हम विदेश में जाने की अनुमति नहीं देंगे, वो यही रहेंगे। हम उनको भारत के बाहर भेजने के बिल्कुल, ये अधिकृत विचार बता रहा हूं। हमारे वामसेव के कार्यकर्ता कोई अकेले कुछ भी कहता रहे, ये हमारी लाइन नहीं है, वो इधर ही रहेंगे। और 3.5% ब्राह्मणों को रिजर्वेशन मांगने के पहले ही 3.5% दे देंगे। और कोई SC ST OBC का आदमी अगर 3.5 का 3.25 कर लिया तो उसको 2 साल की सजा होगी। ये ब्राह्मण नहीं कर सकता, ये ब्राह्मण नहीं कर सकता। वो ऐसा कह सकते हैं कि तुम सपने देख रहे हो, तो अंग्रेजों को भगाने के दौरान भी तो तुम सपने देख रहे थे, सपने सच हुए कि नहीं? हम आंख लगाकर सपने नहीं देख रहे, खुले रखकर सपने देख रहे हैं। खुले रखकर देखे हुए सपने दुनिया में सच होते हैं। ये गांधी ने, नेहरू ने भी सपने देखे थे, सच हुए। तो हम भी खुले हुए आंखों से सपने देख रहे हैं, और सपने देखकर फिर शाम को सोने के लिए नहीं जा रहे। तो 24 घंटे में हम भी 16 घंटे इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। और इस काम को करने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं सारे देश भर में। अपने ये जो शर्मा जी है, अंकुश शर्मा जी बोल रहे हैं, उसने एक बात स्वीकार की है, शर्मा जी की एक बात मानना पड़ेगा, स्वीकार किया, आप लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को समझा दिया है, अनपढ़ लोगों का क्या? मैं अंकुश शर्मा को बहुत बहुत बधाई या धन्यवाद देता हूं कि एक बात आपने स्वीकार कर लिया कि हमने पढ़े लिखे लोगों को समझा लिया है, समझा दिया है। बहुत मुश्किल काम हमने कर लिया है। आप बोल रहे ये जो आसान काम है अनपढ़ लोगों को समझाना, ये आसान काम हम बोल रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे। ये कैसे क्या? हम 2-2, 3-3 बार भारत बंद कर चुके हैं, वो आम आदमी के समर्थन से कर चुके हैं। अगर आम आदमी का समर्थन नहीं होता भारत बंद पॉसिबल नहीं है। तो ये बात मैं खास तौर पर आपको कंपैरेटिवली बातें माइक्रो, उसके बहुत सारी बातें छुपी है कि चौबे जी जो है वो इस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। वो कहते नहीं, जो आदिवासी ब्राह्मण को विदेशी कहता है, वो ब्राह्मण आदिवासियों को कहता है तुम अफ्रीका से आए हो। कोई एविडेंस नहीं है चौबे के पास, वह कह रहा है क्योंकि उसके पास मीडिया है। हाँ, वो इसके साथ टेलीफोन पर बात किया चौबे ने, बोले मैंने डीएनए का सर्टिफिकेट बनाया, तो इन्होंने पूछा क्या है नंबर उसका, ये है, तो ये तो विदेशी लोगों का है चौबे जी। तो कहा हाँ ये बात तो सही है, विदेशी का है, ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ विदेशी का है, मगर मैं कह रहा हूँ मैं भारत का ये मेरे सामने बात हुई टेलीफोन पर।
तो एक तो ये बात, ये जो विषय है, इस विषय के रेफरेंस में ये ध्यान रखना है कि ब्राह्मणों की जो चालाकी है, होशियारी है, वो मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में बहुत ज़्यादा माहिर लोग हैं। अब आज का अमित शाह का बयान है, अखबार में पढ़ो, क्या है? अखिलेश यादव लाख कोशिश करे मगर राम मंदिर बन के रहेगा, वो चाहे कितना भी राम का विरोध, मां मंदिर का। अब वो राम का मंदिर का विरोध ही नहीं कर रहा, वो बोल रहा मैं तो परशुराम का मंदिर भी बनाने के लिए तैयार हूं, मगर मगर वो जो, ये समझने की बात है, आप लोगों को बता, दावपेच वाली बात है, ये केवल भाषण नहीं है, ध्यान रखो, ये भाषण नहीं है, ये दावपेच है। वो मैं राम मंदिर का विरोध कर रहा हूं, ये तो बोल ही नहीं रहा, बल्कि वो बोल रहा मैं तो परशुराम का बनाने वाला हूं। फिर भी बोल रहा है कि अखिलेश यादव लाख कोशिश करे राम मंदिर का विरोध करने के लिए, बन कर रहेगा। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि वामन मेश्राम लाख कोशिश करे राम मंदिर बन कर रहेगा, कह ही नहीं सकता। उसको मालूम है ये तो बगैर सत्ता के भी ऐसा कह रहे हैं कि हमको एक मौका मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस ओपन हो जाएगा। अब कानून, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील और उन लोगों से भी कब नहीं जानता हूं। जो 5 जज ने, बेंच ने निर्णय दिया, उसको रीओपन भी मैं कर सकता हूं एक नुक्ते पर, कि जो बुद्धिस्ट पार्टी थी उसकी हियरिंग आपने क्यों नहीं की, ओपन करो, उसकी सुनो, उसके बाद फैसला करो। अगर हमको जल्दी मौका मिले और रंजन गोगोई अगर जीवित रहे तो उसके पेंशन के बारे में भी मैं सोचूंगा। है नहीं, सारे लोग संविधान के अधीन है, मैं कोई गैर कानूनी बात नहीं कह रहा हूं। वो पहला चीफ जस्टिस है जिसने इतने ही समय में बहस करो वकील को कहा, कोई किसी ने नहीं कहा कभी, नहीं इतने ही समय में सारा का सारा आर्गुमेंट खत्म करो। ये कानून में बैठता है वकील साहब? ये किसी कानून में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, किसी दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूं मैं। तो इसलिए अखिलेश यादव नहीं कर सकते। मेरे को तो थोड़ा सा भी अवसर मिला तो हो जाएगा, ज्यादा नहीं, और ये उनको मालूम है। क्योंकि एक और बात है, मेरे पास तो हिस्टोरिकल सबूत है, पुरातत्विक प्रमाण है वो जगह का। पुरातत्व विभाग के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है हमारे पास। दुनिया के किसी भी जुडिशियल हिस्ट्री में उस एविडेंस को इनकार नहीं कर सकते, ऐसे एविडेंसेस है। ऐसे एविडेंसेस है हमारे पास में। और ये मथुरा वाला, काशी वाला, वो सारे जगह हमारी है। और वहां अभी भी एविडेंसेस है, पुरातात्विक एविडेंसेस है। तो इसलिए इन मुद्दों पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लोगों को डाइवर्ट करते हैं। उनको मालूम है कि जो आम आदमी है उसको, उसके लिए तो कुछ किया नहीं। मैं कल पहले दिन शायद कहा, बहुत सामान्य हमारी रिक्वायरमेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वयं रोजगार या सामान्य, इतना काम नहीं किया। ये सारे प्रधानमंत्री नालायक, ऐसा ना करने वाले, ऐसा मैंने कहा।
क्योंकि बहुत सामान्य रिक्वायरमेंट का काम 75 साल में नहीं किया इन्होंने। तो ये लोग जब खड़े हो जाएंगे तो इनकी कोई बात मानेंगे नहीं। ये लोग जो है ये चुनाव भी पीपल विल्स के आधार पर नहीं जीतते हैं। पैसे का 2019 के चुनाव में चुनाव जीतने के लिए कैसा इस्तेमाल किया, एक पत्रकार कहता है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दिस इलेक्शन इज एस्टिमेटेड टू हैव बीन ए स्टैगरिंग 60,000 crore, making in the most expensive in the world and more than double the 2014 polls, according to the Center for Media Studies. As per the report, out of this, the ruling Bharatiya Janata Party spent close to 27,000 crore रुपया, 27,000 करोड़ रुपया चुनाव पर खर्चा करने के बाद उन्होंने चुनाव जीता। 303 को 303 से अगर भागाकार कर लो 27,000 करोड़ को, तो राउंड अबाउट 100 करोड़ रुपए एक लोकसभा पर खर्चा किए। कहाँ है? तो ये तो आने वाले समय में ये जो पैसा है, ये जो काला धन है, ये सारा उद्योगपति कारपोरेट सेक्टर से आया हुआ है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत बंद जो है वो किया जा सकता है, एक बार से कई बार लोगों को बताया जा सकता है। ये जो बोल रहे हैं नहीं कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के टांग के चला जाऊंगा, ये कहां से आ गया? झोला उठा के है, ये कहां से आ गया? 27,000 करोड़ रुपया फकीर के पास कहां से आ गया ये? तो ये खरीदा हुआ लोकतंत्र है। तो इसलिए हमेशा दूसरे दिन से जनता विरोध में रहती है। जब उनको बहुमत मिलता है उसके दूसरे दिन से जनता विरोध में रहती है, क्योंकि वो लोगों के जिनके वोट खरीदे गए हैं, वो जिनका वोट खरीद कर उनको दिया गया है, वो खरीदने के पहले भी विरोध में रहता है, खरीदने के बाद भी विरोध में रहता है, केवल वोट दे के आता है, वोट देकर आने के बाद भी उसके विरोध में ही रहता है, क्योंकि उसका खरीदा गया, उसके मन से वो उसको चाहता नहीं है। तो ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि इस पर से वो लोग सारी बातों का ध्यान हटाते हैं। आरएसएस के लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत साफ सुथरे लोग हैं, ऐसा वो कहते हैं। वो इतना बड़ा संगठन वो चलाते हैं, क्या वो हमारी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग में पैसा लेते हैं? मैं तो सारा वीडियो में लेता हूँ, लेता कि नहीं? हाँ भाई 5 रुपया, हाँ लो इसका भी वीडियो करो। सारी चीजें जो है मैं पैसा जो लेता हूँ स्टेज पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी लेता हूं। तुम हमारा रिकॉर्डिंग करने के पहले हम ही रिकॉर्डिंग करते, तुम क्या कर लोगे? हम ही करते। तो हमारे पास तो सफेद नहीं है, काला धन तो बहुत दूर की बात है, मगर हमारे पास जन धन का समर्थन है, उसका मुकाबला ये लोग कर नहीं पाएंगे। ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में हम कर सकते हैं कि डायवर्शन आम आदमी का तुम कर रहे हो, वामन मेश्राम का तो कर नहीं पा रहे हो। वामन मेश्राम जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वामन मेश्राम को अकेले आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो वामन मेश्राम के निगरानी, नियंत्रण और नेतृत्व में जो संगठन है, इसका मतलब वो सारा संगठन को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो मेरे तमाम आंदोलन का ओपिनियन है, मेरे तमाम आंदोलन के लोगों का ओपिनियन है। तो तमाम लोगों को आप डाइवर्ट नहीं कर पा रहे,
ये सब करने के बावजूद भी। तो एक तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और संविधान ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आर्टिकल 330 एंड 332 के तहत पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, जिसके तहत 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं। कल्पना करो, पहले चुनाव से लेकर अगर ये लोग 131 लोग विरोध में गए होते तो क्या कांग्रेस को भारत के पार्लियामेंट में बहुमत मिलता? देखो, हाइपोथेसिस बता रहा हूं। तो मेरे पास डाटा है, टॉलेस्ट लीडर जवाहरलाल नेहरू को बहुमत नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता, मेरे पास डाटा है। इंदिरा गांधी को भी नहीं मिलता, वॉर जीतने के बाद भी। 368 सीटें इंदिरा गांधी का आंकड़ा है बांग्लादेश का वार जीतने के बाद। उसमें से 131 निकालो तो परिस्थिति बहुमत के लिए संकट खड़ा कर देती है। इस बात को मैं दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूं कि यह संवैधानिक अधिकार है हमारा। जैसे रिजर्वेशन इन एजुकेशन, प्रमोशन, सर्विसेज, ये रिजर्वेशन भी एजुकेशन में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, नौकरियों में भी है, प्रमोशन में भी है, ये सारा है। तो ब्राह्मण लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्षत्रिय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वैश्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, बराबर। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो जॉइंट इलेक्टोरेट में पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन को अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि पंचायत राज में हम लोगों को है, आप लोगों को एमएलए और एमपी में है, पंचायत राज में आप हमारा समर्थन करो, विधानसभा और लोकसभा में हम आपका समर्थन करते हैं, वोट का अधिकार आपको भी है, वोट का अधिकार हमको भी है, हमारी ताकत हम उनको नहीं देंगे। संवैधानिक अधिकार है, एससी एसटी का संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार के लिए एससी एसटी ओबीसी का समर्थन कर रहा है। इनके समर्थन की वजह से मंडल कमीशन लागू हो गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन की वजह से लागू हो गया। नहीं तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली में उन्होंने एक मोर्चा निकाला था। चौधरी ब्रह्म प्रकाश एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो नारा लगा रहे थे, पिछड़े वर्ग का नारा है, 90 भाग हमारा है। तो एक पत्रकार भी उनके साथ चल रहा था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पत्रकार ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को पूछा, चौधरी साहब नारा बहुत बढ़िया लग रहा था। कहा कि कौन सा? कि पिछड़े वर्ग का नारा है, 90 भाग हमारा है। बहुत बढ़िया नारा लग रहा था, पहली बार ऐसा नारा मैं सुना पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा। एक कमी थी। चौधरी साहब ने पत्रकार को पूछा, क्या कमी थी? वो नारा लगाने वाले लोग संख्या में 90 नहीं थे। पिछड़े वर्ग का नारा है, 90 भाग हमारा है, ये नारा लगाने वाले लोग संख्या में 90 नहीं थे। तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने जवाब दिया, वो 90 कैसे होंगे? वो तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए गए हुए हैं।
निषाद जी, होशियार आदमी, एक्स चीफ मिनिस्टर, क्या जवाब? वो तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए गए। मंडल कमीशन से उनके आदमी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं। उसका आंदोलन चलाने की बजाय वो राम मंदिर बनाने के लिए उस आंदोलन में गए हैं। ऐसा चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने जवाब दिया। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि एससी और एसटी के लोगों को 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। अगर ये लोग आपस में समझौता कर ले कि आपका ये संवैधानिक अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है, हम आपका समर्थन करते हैं। पंचायत राज में हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम आपका समर्थन करते हैं। तो हमारी ताकत जो द्विज वर्ग है भारत का, उसके पास जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। फिर किसके पास आएगी? हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास आ जाएगी तो हम फैसला करेंगे, फैसला करने की ताकत हमारे पास आ जाएगी। हमको ये करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे ये एक बात है, दूसरी बात, राजनीति में मुस्लिम लोग 15% आजाद भारत में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते आए और 15 अगस्त से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मुसलमानों को मजलूम बनाने का अभियान शुरू हुआ और बदस्तूर अभी भी जारी है। तो मजलूम है मुस्लिम, एससी एसटी ओबीसी के लोग हजारों सालों के मजलूम हैं। तो जो मुस्लिम मजलूम है, उसके जो रहनुमा है, उसके जो लीडर है, उनकी जो क़यादत है, उनको क्या करना चाहिए कि ये कम से कम कुछ नहीं, देखो बाकी सारे जो वोट है हम लोग अपने कांग्रेस को दे देते हैं। वैसे 77 तक मुस्लिम लोग कांग्रेस को वोट देते रहे, ओके ठीक है, हम कांग्रेस को देते रहेंगे। मगर ये जो एससी एसटी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये इनका संवैधानिक अधिकार है, इनको देंगे, इनको देंगे। तो इससे क्या होता? वो जो एससी एसटी का आदमी है, स्वाभिमानी है, स्वावलंबी है, अगर उसको देता, ये मुस्लिम समाज का क़यादत करने वाले लोग हैं और मुसलमानों को इस काम के लिए तैयार करते, तो वो एससी एसटी के लोग 131 मेंबर पार्लियामेंट बनते मुसलमानों के समर्थन से। देखो बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूँ और मैं भी अपने जीवन में पहली बार बता रहा हूँ। तो उससे क्या होता? 131 मेंबर पार्लियामेंट मुसलमानों का समर्थन करने वाले पार्लियामेंट में चले जाते। पार्लियामेंट में मुसलमानों को तो टिकट दे नहीं रहे हैं ना, बीजेपी तो 0 देती है। बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती चुनाव लड़ने के लिए, और बहुत अगर देती है तो पहले उसको दामाद बनाती है, एमपी बाद में बनाती है। नहीं नहीं नहीं, ये मजाक विनोद का मामला नहीं है ये। हाँ, पहले उसको दामाद बनाती है, वो लड़के देती है, फिर उसको दामाद बनाती है, क्योंकि राजनीति का आदमी पार्टी बदल सकता है, बीवी कैसे बदलेगा? ये बड़ा समस्या का मामला है। तो उसको दामाद बनाते हैं। ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये सब हिस्टोरिकल बातें हैं, डॉक्यूमेंट्री है, एक पॉलिटिकल टेक्टिस है। वो उतने लोगों को टिकट देते हैं, या कभी कभी उनको राज्यसभा में भेज देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे क्या होता कि मुसलमानों का समर्थक वर्ग, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट और 1250 के लगभग एमएलए विधानसभा में पहुंच जाते, और मुसलमानों के मित्र संसद के अंदर होते, विधानसभा के अंदर होते, और वो चूंकि ये इन लोगों के वोट के आधार पर हम चुनकर जा रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे अगली बार भी ये लोग हमारा साथ दे
तो वो ब्राह्मणों के इशारे पर मुसलमानों के घरों को जलाने के लिए किसी फसाद में शामिल नहीं होंगे, बल्कि ऐसा ना हो इसके लिए अपनी राजनीतिक ताकत लगाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे? मुस्लिम समाज की क़यादत ने ऐसा नहीं किया। चलो, भूतकाल में नहीं किया, अभी भी मौका है। ब्राह्मण के लिए शेड्यूल कास्ट काटा है, ब्राह्मण के लिए शेड्यूल ट्राइब काटा है, ब्राह्मण के लिए ओबीसी काटा है। वो कांटे से कांटा निकालता है। एससी एसटी को ओबीसी के खिलाफ, ओबीसी को एससी एसटी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, कांटे से कांटा निकालते हैं। और ये तीनों को इकट्ठा लाकर मुसलमान का कांटा निकालते हैं। एससी एसटी को ओबीसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ओबीसी को एससी एसटी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, एससी एसटी का इस्तेमाल ओबीसी के खिलाफ करते हैं, ओबीसी का इस्तेमाल एससी एसटी के खिलाफ करते हैं। इनका काटा इनसे निकालते हैं, इनका ओबीसी का काटा एससी एसटी से निकालते हैं, एससी एसटी का काटा ओबीसी से निकालते हैं। कांटे से कांटा निकालते हैं और ये तीनों को इकट्ठा लाकर मुसलमान का कांटा निकालते हैं। कौन करता है? ये ब्राह्मण करता है। इसके लिए पहल करता है, प्लानिंग बनाता है, रिसोर्सेज देता है, सारी बौद्धिक क्षमता इस काम के लिए लगाता है, सब कुछ करता मुस्लिम क्या करता है सवाल? मुस्लिम की क़यादत क्या करती है? तो ब्राह्मण करता है। तो 2-2-2.5 साल का हमारा दुश्मन है, फिर वो हमारे घर में आता है और हमारे लोगों को कहता है, देखो अभी कहां भेदभाव रहा है, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं, तुम्हारे घर की रोटी खा रहा हूं, तुम्हारे लोटे से पानी पी रहा हूं, तो हमारे शेड्यूल कास्ट हो रही है। बराबर है। और कभी कभी मैं तुम्हारे आईएएस आईपीएस जो है उसको अपनी बेटी भी दे रहा हूं। है तुम्हारे हमारे अंदर कोई भेदभाव है? तो हमारा पंडित जी नहीं है, सब खत्म हो गया है 26 जनवरी को, सब खत्म। बहुत सारे गधे हमारे जो लोग हैं पढ़े लिखे इस बात को मानते भी है इस दाव पेच को वो मानते भी है। नहीं नहीं, अब खत्म हो गया है, अब कहाँ रह गया है। और लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए 26 जनवरी में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ और बाबा साहब ने ही इसे लागू करके ये सब बाबा साहब ने ही खत्म कर दिया है। हमारे सारे गधे लोग तालियां इसको बजाते कि नहीं बजाते? व्यवहार में क्या है? व्यवहार में कुछ तो मैं मुस्लिम समाज की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, ब्राह्मण उनके सामने जो कांटे हैं वो निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज की क़यादत को भी अपने हक में, अपने फायदे में अपना संगठन बनाना चाहिए, अपनी नीति बनानी चाहिए, अपनी नीति को फॉलो करना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में फसाद करने के लिए करता है। तो मुसलमानों की क़यादत को कोशिश करना चाहिए कि ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कर सके। ये करना चाहिए। यो डॉक्टर साहब, ये तो फायदे का है ना मुसलमानों के, जो मुसलमानों के फायदे का है, ये मुसलमानों के फायदे का काम मुसलमानों की क़यादत को, क़यादत यानी लीडरशिप को करना चाहिए ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि ये काम भी मोहम्मद इस्लाम को ही करना चाहिए? है? मैं तो कर ही रहा हूं ना, मैं तो लगा ही हुआ हूं।
एक तो 2-3 हजार साल के हमारे जो लोग हैं, ये उनकी जमीन जो है, दिमागी जमीन पड़ीत पड़ी हुई है, मराठी में पड़ीत पडलेली जमीन है आमची। तो इसमें फसल लेना बहुत मुश्किल काम है। इसके बावजूद भी इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। और इतना संगठन खड़ा करने के बाद हम लोग वो तमाम काम कर रहे हैं जिससे सारे 85% लोगों का भला हो, और SC ST OBC का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ ना किया जा सके, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के क़यादत की लीडरशिप के द्वारा भी अगर उनके तरफ से भी ये कोशिश हो तो दोनों तरफ से कोशिश करने से ये काम जल्दी होगा और देश को बदलाव की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं ये बातें विश्लेषण करके समझदारी बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, किसी किस्म का ब्लेम देने के लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं तो फिर इसमें से अरे मोहम्मद मेश्राम जैसे समझदार आदमी ब्लेम देने का काम, अरे ब्लेम देने का काम के लिए नहीं कर रहा हूं। क्या परिस्थिति है वो समझा रहा हूं, उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता भी बता रहा हूं, तो मैं समझदारी बढ़ा रहा हूं ताकि ऐसा करने से ऐसा होगा, कैलकुलेट करके बता रहा हूं। सारा चित्र ही बदल जाएगा, सारी परिस्थिति बदल जाएगी। तो ये करने से जो OBC की जातीय आधारित गिनती का सब्जेक्ट तैयार रखा वो भी निकल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो उन्होंने चालाकी की, 28 मिनिस्टर OBC के बनाए, 12 शेड्यूल कास्ट के बनाए, 8 आदिवासी के बनाए, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, मगर इससे हमारे लोग खुश हो सकते हैं कि अरे बीजेपी तो हमारे लोगों को मंत्री बना रही है। अगर इससे बीजेपी वाले खुश हो गए होते तो फिर प्रचार में राम मंदिर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं थी। उनको मालूम है कि हमने 28 मिनिस्टर बनाए और दूसरे ही दिन वामन मेश्राम ने इसकी हवा निकाल दी कि ये तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। और अभी तक अखबार में खबर नहीं आई कि उन मंत्रियों को बैठने के लिए कोई कैबिन दिया गया, बैठने के लिए। मुझे जानकारी मिली है कि समाज कल्याण मंत्री राज्य मंत्री रामदास आठवले जी को बनाया गया, उनको कोई स्वतंत्र कैबिन नहीं दिया गया। कैबिनेट मिनिस्टर के ही कैबिन में एक टेबल दिया गया, जैसे बड़ा बाबू होता है ना, एक दफ्तर होता है उसमें एक बड़ा बाबू होता है, फिर छोटा छोटा बाबू होता है। तो जो हमारे 28 मिनिस्टर बनाए गए, आम तौर पे सारे के सारे राज्य मंत्री बनाए गए। कितने लोगों को यह समझ में आता है कि राज्य मंत्री का मतलब होता है कि उनके पास स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार का कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। और उनको इस काम के लिए मंत्री बनाया भी नहीं। दूसरे ही दिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब आप अपने अपने इलाके में जाओ और जन आशीर्वाद लो। अरे मंत्री को जब वो इलेक्टेड है तो जन आशीर्वाद तो पहले ही मिला हुआ है, तभी तो इलेक्टेड हो गया। दोबारा जन आशीर्वाद का क्या मतलब है? अभी क्यों समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? अरे वो इलेक्टेड हो गया, इसका मतलब ही है कि उसको जनता ने चुना तो जनता का आशीर्वाद तो उसको मिल चुका है। अब कौन सा जन आशीर्वाद लेना है? नहीं, वामन मेश्राम को आशीर्वाद मिल रहा है।
भारत बंद हो रहा है, भारत बंद में वो लोग जा रहे हैं, जन आशीर्वाद लो, इसके लिए बना है। तो इसलिए मैंने कहा, पहले भी कहा, ये जो जितने मिनिस्टर बने हैं ना, वो मेरी कृपा से बने हुए हैं। मेरी कृपा उनको माननी चाहिए, ये भी मैं नहीं कह रहा, मगर विश्लेषण कह रहा हूं, मेरी कृपा से है। और इसलिए एक समझौता कर लेते हैं कि मिनिस्टर तुम बीजेपी के रहो, मदद हमारी करते रहो। तो इससे क्या होगा? इससे आंदोलन हमारा मजबूत होगा। हमारा आंदोलन मजबूत होगा का क्या होगा? एससी एसटी ओबीसी का आंदोलन मजबूत होगा। जितना एससी एसटी ओबीसी का आंदोलन मजबूत होगा, उतना वो लोग उनको कैबिन देंगे। काशीराम जी ऐसा समझाते थे, काशीराम जी समझाते। देखो, एक है, ये हमारा मास्टर है जो हमारा इस्तेमाल करने वाला हाथ है, इसने इसको पकड़ा, ये एससी एसटी ओबीसी है, इसको पकड़ा, इसको पकड़कर इस्तेमाल कर रहा है। अगर इस पर हमला करो तो इसको मजबूती से पकड़ता है, और करो और मजबूती से पकड़ता है, और करो और मजबूती से पकड़ता है। तो काशीराम जी क्या कहते हैं कि ये पकड़ने वाला जो हाथ है उस पर हमला करो। देखो देखो कैसे, ये जितना कमजोर होगा उतना ये आजाद है। ऐसे प्रैक्टिकल लैबोरेटरी, जैसे लैब होती है ना, तो लैब में प्रैक्टिकल करके देखो। कि काशीराम जी साइंस के स्टूडेंट थे, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उनको मालूम है लैब में प्रयोग करके कैसे दिखाया जाए। तो मैं आपको ये, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, बदले हुए हालात में एक तो ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कुछ करने की स्थिति में नहीं है, मगर हमारे लोगों में भास पैदा किया, देखो तुम्हारे लोगों को हमने मंत्री बनाया। किसी के पास कोई पावर करने का, कोई निर्णय करने का अधिकार नहीं, इससे भी आगे। और क्योंकि मालूम नहीं हमारे लोगों को, कोई खबर नहीं आई है, आरएसएस का ट्रेंड आदमी, सीनियर आदमी, होल टाइमर, वो हर मंत्री का पीए होता है, उसकी इच्छा से नहीं होता है। जो मंत्री है उसके पास पावर होता है कि अपना पीए नियुक्त करे, मगर बीजेपी के मंत्रिमंडल में कोई मिनिस्टर अपना पीए नहीं रख सकता। आरएसएस का सीनियर जो होल टाइमर है वही उसका पीए होता है, तो उसके जाति बिरादरी के लोग भी उसको नहीं मिल सकते, अलग से कोई बात नहीं कर सकता। वो पहले पूछेगा क्या मिलना है मंत्री साहब से, काय के लिए, क्या सब्जेक्ट, मैटर क्या है। नहीं, वो मैटर मैं मंत्री को ही बताऊंगा, आप क्यों पूछ रहे हो, वो उसको मेरी मुलाकात करवाओ। अगर ज़्यादा दबाव वाला आदमी है, दबंग आदमी है, तो उसको इनकार नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, तो वो दोनों जब दोनों बातचीत कर रहे तो वहाँ बैठा रहेगा चुपचाप, वो मंत्री भी कुछ बोल नहीं पाएगा। वो आदमी तो बोलेगा क्योंकि वो बंधुआ मजदूर नहीं, मंत्री तो बंधुआ मजदूर है। एकनाथ खड़से का महाराष्ट्र, आपको समझने के लिए उदाहरण दे, एकनाथ खड़से महाराष्ट्र में जब राजनीति में आए तब फडणवीस आरएसएस के शाखा में चड्डी पहनकर जाते थे। इतना सीनियर है एकनाथ खड़से फडणवीस से, मगर मुख्यमंत्री किसको बनाया, फडणवीस क्यों बनाया ना। 122 एमएलए थे, उसमें 6 केवल ब्राह्मण थे बीजेपी के। 6 वाले आदमी को दिल्ली में चीफ मिनिस्टर चुना, बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया। इतना भी समझ में नहीं आता है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा कि चुने हुए एमएलए को अपने संसदीय दल का नेता चुनने का अधिकार होगा, जो संसदीय दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा। वकील साहब बराबर है, ये संविधान की बातें बोल रहे। ये बाबा साहब ने सारा
शब्दशः लिख कर रखा हुआ है। वो जानते थे कि क्या गड़बड़ी होने वाली है। वहां फडणवीस को, वहां दिल्ली में, क्योंकि उसको मालूम है 122 में 6 अगर निकाल दो तो बाकी सारे एकनाथ खड़से के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। और एकनाथ खड़से ने ऐसा बयान भी दिया, इसी वजह से उसको बीजेपी से निकाल दिया। उसने बीजेपी को बनाने का काम किया जब बीजेपी को कोई पूछता नहीं था। वो बनाने वाला है, उसको ही निकाल करके फेंक दिया। उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पावर स्ट्रक्चर है, ये पावर स्ट्रक्चर में हमारे लोगों को, इसीलिए भारत में ये बहुस्तर सत्ताक प्रणाली का विकास किया गया है। एक पंचायत राज है, एक विधानसभा है, एक लोकसभा है। पंचायत राज में ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, एक विधानसभा, एक लोकसभा, इसको कहते हैं बहुस्तर सत्ताक प्रणाली। तो जो हमारा आदमी है, वो हमारा आदमी केवल इनका केंद्र में इन लोगों की सत्ता बनाने के लिए काम करेगा नहीं, तो उनको भी थोड़ा बहुत देते हैं। हाँ, तुम ग्राम पंचायत में, तुम तालुका पंचायत में, तुम जिला पंचायत में, तुम नगर पालिका में, तुम महानगर पालिका में, तो वो अपनी अपनी जगह पर संतुष्ट रहता है। और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जब आता है तो उसके लिए प्रचार करता है, वोटों का जुगाड़ करता है। एक प्रचार करता है, एक वोटों का जुगाड़ करता है। डॉक्टर संजय निषाद क्या कर रहा है? निषाद साहब यही कर रहा है ना। यूपी का भी, महाराष्ट्र का भी दे रहा हूं, यूपी का भी दे रहा हूं, सारे देश भर का। जिस राज्य में जाऊंगा उस राज्य का उदाहरण देके बता सकता हूं, सारे देश भर का। वो इस तरीके से इन्होंने पावर पर जो है, हमारे ही समर्थन से, हमारे लोगों को संतुष्ट करके, उसमें किसी प्रकार का, अभी किसी ग्राम पंचायत वालों को कोई कानून बनाने का अधिकार है? तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका के लोगों को कोई कानून बनाने का अधिकार है? कानून बनाने का अधिकार विधानसभा और लोकसभा को है। वहां नहीं जाते। वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट, उनको बोलने तक की आज़ादी नहीं है विधानसभा लोकसभा में। ओबीसी के भी किसी आदमी को नहीं है। एक हीरालाल परमार रिजर्वेशन के विरोध में 82 में जो आंदोलन हुआ था गुजरात में, मालूम है ना, भांजी राठौड़, तो पार्लियामेंट में बोलने के लिए गया, बहुत सारे फोटोग्राफ्स लेकर गया, इंदिरा गांधी को मिला, इंदिरा गांधी को फोटोग्राफ दिखाया। फोटोग्राफ देखने के बाद इंदिरा गांधी ने कहा, परमार जी मैं आपके दुख में, तकलीफ में सहभागी हूं। तो परमार का हौसला बढ़ गया, अरे साले इंदिरा गांधी मेरे दुख तकलीफ में सहभागी। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं। इंदिरा गांधी एकदम सतर्क हो गई, अरे बाप रे बाप, हाँ ये तो खतरनाक मामला है। तो इंदिरा गांधी ने कहा, परमार जी आप तो जानते हैं ये तो संसदीय दल का मामला है, मेरे नियंत्रण में तो है नहीं मामला, ये तो संसदीय दल के नियंत्रण का मामला है। संसदीय दल जिसको बोलने की इजाजत देगा वो बोलेगा, वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। जबकि सारे पत्रकार लोग अखबार में लिखते थे कि इंदिरा कांग्रेस में एक पुरुष है, इंदिरा के मंत्रिमंडल में एक पुरुष है और सारी महिलाएं हैं, उस पुरुष का नाम इंदिरा गांधी है, बाकी सारी महिलाएं हैं। वो पत्रकार लोग ऐसा लिखते थे। तो उसके पार्टी में इंदिरा गांधी को पूछे बगैर कोई काम नहीं होता है। उसने परमिशन नहीं दिया हीरालाल परमार को। वो पार्लियामेंट में जाकर उसने बोलने की कोशिश की। दूसरा शेड्यूल कास्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश से चुनकर आया हुआ है, वो उसको पीछे पकड़कर रोक रहा है। वो भी शेड्यूल कास्ट का, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके आसन की तरफ जा रहा है। वो अध्यक्ष लोकसभा का बोल रहा है कि परमार जी
सम्माननीय परमार जी, आपके पार्टी ने आपका नाम बोलने के लिए नहीं दिया है। आप ऐसा मत करिए। तो उसके पास जो घरों के जले हुए फोटो थे वो सारे पार्लियामेंट में बिरका दिए। दूसरे दिन के अखबार में खबर आई, परमार को प्राइमरी मेंबरशिप से इंदिरा गांधी ने निकाल दी, जो सहानुभूति जता रही थी। ये मेरे सामने का इतिहास है सारा। तो हमारे SC ST OBC के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में, विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस रियल रिप्रेजेंटेशन का मामला हम आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाकर हल कर सकते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आपस में बैठकर कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे। ये तो क़यादत का काम है, ये तो लीडरशिप का काम है, ये आम आदमी का काम नहीं है। आम आदमी फैसला नहीं ले सकता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये लीडरशिप का काम है। लीडरशिप ओपिनियन फॉर्म करता है लोकतंत्र में, और जैसा ओपिनियन फॉर्म होता है वैसा आम आदमी करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान का। तो मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी की बीमारी थी, और उस समय टीबी की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती थी। आजकल कैंसर मानी जाती है और भी बीमारी मानी जाती है, मगर उस समय की सबसे बड़ी बीमारी टीबी मानी जाती थी। उसका जो फैमिली डॉक्टर था उसने बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि जिन्ना साहब, अब आपकी बीमारी मेरे कंट्रोल से बाहर है, बॉम्बे का सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर जो है उसके पास मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना को उसके पास लेके गया। उस डॉक्टर ने उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जिन्ना को कहा, डॉक्टर ने, कि जिन्ना साहब, आपके बॉडी का टेस्ट करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपको 6 महीने पहले मर जाना चाहिए था, आप जिंदा कैसे हैं? आपको 6 महीने पहले मर जाना चाहिए था, आप जिंदा कैसे? यही मैं हैरान हूं, ये मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं डॉक्टर। आपके शरीर का जो टेस्ट मैंने किया अंदरूनी, उसके आधार पर आपके शरीर में कोई प्राण, कोई है ऐसा लक्षण नहीं है कि आप जीवित रह सकते हैं। आप जीवित है ये कैसे, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो जिन्ना ने जवाब दिया डॉक्टर को, जो जवाब डॉक्टर को देना चाहिए वो जिन्ना ने डॉक्टर को दिया, पाकिस्तान लिए बगैर मरने वाला नहीं हूं। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, क़यादत होती है, लीडरशिप होती है, वो ओपिनियन फॉर्म करती है और वो अकेला फैसला करती है और फिर सारे जनता को उस फैसले पर उसकी राय बनाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं बात को समझाने के लिए आप लोगों को। और जब वो राय बनती है तो फिर बड़े बड़े फैसले होते हैं, एक देश को विभाजित करने के फैसले होते हैं, यहां तक की राय क़यादत बनाती है, लीडरशिप बनाती है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्व सीटें हैं पॉलिटिकल जॉइंट इलेक्टोरेट में, वो संवैधानिक अधिकार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है। वो अधिकार उसको मिले, इसके लिए ओबीसी के लोग पहल कर सकते हैं, मुस्लिम लोग पहल कर सकते हैं। ये तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है, उसकी रक्षा होगी, इसके लिए मैं मदद करूंगा। तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों पर कोई अतिक्रमण कर ले, इसको मैं रोकने की कोशिश करूंगा। ये तो कर सकता है ना क्या लीडरशिप? अगर ऐसा करता तो ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए विधानसभा और लोकसभा में
समर्थन करने वाले 131 मेंबर पार्लियामेंट मिल जाते और 131 मेंबर पार्लियामेंट के समर्थन के अभाव में भारत में जवाहरलाल नेहरू की बहुमत वाली सरकार नहीं बनती, ना भारत में किसी की भी बनती। 282 लोकसभा की सीटें थी नरेंद्र मोदी की 2014 की, उसमें 76 एमपी SC ST के थे, माइनस करो, सरकार नहीं बन सकती, बन ही नहीं सकती, है बहुमत है। 282 में 76 माइनस करो, 272 चाहिए, 282 में से 76 माइनस करो, बहुमत है सरकार बनाने का? नहीं है। ऐसा ही कांग्रेस के साथ भी होता, तब भी हो सकता था, अब भी हो सकता है। और जब बाबा साहब आम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी और मोहम्मद अली जीना इकट्ठा बैठे और उसका फोटो अवेलेबल है, भाई विलास है कि नहीं? क्या चर्चा हुई ये किसी को पता नहीं है, केवल फोटो है। और तीनों अपने अपने समय के बड़े लीडर है। जब गांधी ने देखा, जब नेहरू ने देखा, ओह बहुत ऐसी कैसी आग लग गई, अरे बाप रे बाप, अगर ये तीनों इकट्ठा हो गए तो आजादी मिलने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। 33% मुसलमान, 22.5% SC ST, 33 एंड 22.5, 55, 4-5% इतर माइनॉरिटीज, 60%। कांग्रेस को वोट बचता है 40%। 100% मिलेगा तो 40%, 100% किसी भी दल को नहीं मिलता है। कितना बदलाव होता है, समझिए। इतिहास की कुछ ऐसी बातें हैं जो, और ऐसा होने से आज भारत का मुस्तकबिल यानी भविष्य देखो कैसे होता। चलो 14 अगस्त में पाकिस्तान बना, उसके बाद भी क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं, आज क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं। मगर क़यादत के लेवल पर यह फैसला होना चाहिए, लीडरशिप के लेवल पर यह फैसला होना चाहिए, नेतृत्व के लेवल पर यह फैसला होना चाहिए, तब होगा। और जब ये होगा तो केंद्र की सत्ता इधर उधर हिलने वाली नहीं है, हमारे लोगों के बाहर कोई हिलने वाली नहीं है। ये तो उन लोगों को समझ में आता है, इसलिए वो होने नहीं देते। तो ऐसा करना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा करने के लिए हमारे पास जो संवैधानिक रास्ते हैं, उसमें एक रास्ता वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ने राजनीतिक हस्तक्षेप का चुना। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, मगर अब हमने संविधान के दायरे में रहकर राजनीतिक हस्तक्षेप करने का फैसला किया है। वो जो दूसरों को मैं बोल रहा हूं ऐसा कर सकते हैं, वो मैं करूंगा अपने लेवल पर, और उसके लिए जो करना जरूरी है आने वाले 10 साल में वो हम करेंगे। तो ये जो मसले यहां लिखे हुए हैं वो सारे मसले हम खुद ही अपने ताकत के बल पर हल करने लायक होंगे, यही मैं बताना चाहता हूं। ये करना होगा, केवल समस्या की चर्चा करते रहने से। और लोग कह सकते हैं कि कितनी देर तक रोते रहोगे, रोने से समस्या का हल होगा? मैं भी यही कहता हूं, रोने से थोड़ी समस्या का हल होगा। अगर रोने से समस्या का हल होगा तो फिर मैं लाउड स्पीकर लगाकर चौराहे पे बैठ के रोता हूं, तो जल्दी हल हो जाए। तो रोने से तो हल नहीं होगा, समाधान ढूंढना होगा, समाधान पर अमल करना होगा। तब जाकर के हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद मेश्राम साहब। भारत मुक्ति मोर्चा का प्रथम दिन का दूसरा सत्र का समापन हुआ है। कल 2 सत्र हैं। प्रबोधन सत्र